हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम देखेंगे जेम पोर्टल पर जो नई इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी आई है दैट इज़ इफेक्टिव फ्रॉम विद 1 जुलाई 2023। इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। पॉलिसी काफ़ी बड़ी है, 24 पेजेज है, पर ताकि बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो हम देखें। इसमें जो है एक नोट दिया हुआ है कि जो भी इंसिडेंट क्रिएटेड एंड पेंडिंग बिफोर 1 जुलाई 2023 से पहले क्रिएट हुए हैं और पर पेंडिंग हैं, वो जो हैं विल बी इनिशिएटेड बेसिस दिस पॉलिसी अपॉन इम्प्लीमेंटेशन। इस पॉलिसी के बेसिस पे इनिशिएट किए जाएंगे जब ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो बेसिकली ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई तो जो इंसिडेंट पेंडिंग है उन पे भी एक्शन इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो ये बता रहा है कि इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी क्यों आई है। जेम पोर्टल पे क्या है, सब कुछ सेल्फ डिक्लेरेशन पे है। मोस्ट ऑफ द थिंग इज ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है। जो इसमें क्या मान रहे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग ऑटोमेटेड प्रोसेस बनाई हुई है टू पेनलाइज एनी डेविएंट बिहेवियर ऑन जेम पोर्टल। गुड बायर बिहेवियर भी रिक्वायर्ड है ताकि जो सेलर है उसको कॉन्फिडेंस आ सके जेम पोर्टल पे और वो बेस्ट प्राइस एंड क्वालिटी ऑफर कर सके। तो एनी एक्शन दैट इज at variation from the terms and condition of procurement on GEM and relevant government rules and guidelines is termed as deviation। वो टर्म डेविएशन क्या है ये डिफाइन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से अच्छे से इन्होंने डिफाइन किया है। दूसरा जो है इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी के जो है वो उसमें फ्रेमवर्क है कि कैसे हम कोई भी डेविएशन को रिपोर्ट करते हैं, कैसे भी एक्शन होगा और उसके बाद जो डेविएशन है उसको पे कैसे एक्शन होगा। और दिस पॉलिसी इज इशूड इन सपरेशन ऑफ ऑल अर्लियर इंस्ट्रक्शन ऑन द सब्जेक्ट। मतलब जो पहले की पॉलिसी है वो सारी इसके बाद जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, यही एप्लीकेबल है। दूसरा जो है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन अंडर इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी टेकन बाय जेम अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टेक होल्डर्स आर मेंट फॉर मेंटेनिंग जेम मार्केट प्लेस सैनिटी एंड डिसिप्लिन एंड शेल नॉट कॉज एनी लिमिटेशन ऑन द लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडीज including any financial recoveries available to buyers, sellers and service providers under the terms and condition of the contract or under the guidelines issued by the government ministry finance और जेम पॉलिसी। बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी पे के कारण जो एक्शन हो रहे हैं वो जेम पोर्टल की सैनिटी मेंटेन करने के लिए हो रहा है। जेम पोर्टल पे जो डिसिप्लिन है उसके लिए हो रहा है, पर इसका मतलब ये ताकि वो जो ट्रस्ट की बात थी उसके लिए था। बट इसके अलावा भी अगर कोई लीगल एंड कॉन्ट्रेक्चुअल रेमेडीज है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, वो भी फिर उसके अलावा वो भी इम्प्लीमेंट हो सकती है। बट उसके साथ एक कंडीशन है, इनकेस बायर सेलर जो है सर्विस प्रोवाइडर choose to pursue any of these remedies, James shall not be made party to such proceeding remedial action taken by the sellers, buyer, service provider under the contractual provisions। बहुत ही सिंपल है कि जेम को उससे कोई कंसर्न नहीं है। आप जब इस टाइप की प्रोसीडिंग में जा रहे हो, रेमेडियल एक्शन ले रहे हो अपार्ट फ्रॉम दी एक्शन, तो उस केस में जेम को कोई पार्टी नहीं बनाना है। जेम ने लिख दिया क्योंकि उनका जो है वो जो है सिस्टम पे जो है वो लोग सिस्टम के जेम पोर्टल के सिस्टम पे जेम पोर्टल पर वो लोग उसके हिसाब से एक्शन लेंगे। बाकी अब जो ले रहे हो वो आप अपने हिसाब से ले रहे हो। एक्शंस रिलेटेड टू डिबारमेंट सस्पेंशन एज पर बायर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल पॉलिसीज गाइडलाइंस आर independent of action under JEM। Similarly, any financial penalties imposed for feature done JEM क्वेश्चन मनी पॉलिसी आर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्शंस अंडर JEM इंसिडेंट पॉलिसी। जैसे मान लो बायर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक्शन ले रहा है तो वो इंडिपेंडेंट है। अगर उनके दोनों एक्शन, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी अलग एक्शन ले रहा है और जेम पोर्टल में भी ले रहा है तो वो अलग अलग है। जेम पोर्टल में मतलब जेम पोर्टल पे डिवीजन हुआ है वो उसके हिसाब से एक्शन हो रहा है। कौन इंसिडेंट रेज कर सकता है, तो इन्होंने जो है पहले बढ़ा दिए हैं लोग कि जेम बायर भी कर सकता है, सेलर सर्विस प्रोवाइडर भी कर सकता है, जेम एडमिन जो है वो खुद भी रिक्वेस्ट इंसिडेंट रेज कर सकता है। जेम एडमिन बेस्ड ऑन ऑफलाइन रिक्वेस्ट पे, डेविएशन रिसीव्ड पे, रिपोर्टेड पे और नोटिस्ड पे। मतलब हो सकता है कि इसको कोई रिक्वेस्ट करे कि भाई इस चीज़ का हम लोग इंसिडेंट रेज नहीं कर पा रहे, आप रिक्वेस्ट रेज इंसिडेंट रेज करो। बायर और सेलर कई बार क्या होता है कि वो लिस्टेड नहीं है रीजन, या कुछ भी हो सकता है रीजन, या कोई डेविएशन वो ऑब्जर्व करता है, रिसीव करता है, या उसको डेविएशन रिपोर्टेड होता है। तो ये सारी चीज़ ध्यान रखना है कि डेविएशन रिसीव्ड हो सकता है, रिपोर्टेड हो सकता है और नोटिस्ड हो सकता है। और दूसरा ऑफलाइन रिक्वेस्ट के बेसिस पे भी जेम एडमिन, जो जेम पोर्टल है सिस्टम है वो खुद भी ऑटो रेज कर सकता है इंसिडेंट, और वो जो है वो भी एक्शन लेगा। अनेक्सर 2/3 में बताया, मतलब जब भी डिलीवरी वगैरह
पेंडिंग हो। दूसरा, उसके अलावा कई कोई वेरीफाइंग एजेंसी है या एनी गवर्नमेंट एजेंसी अपॉइंटेड बाय जेम, वो भी इंसिडेंट रेज कर सकती है। अभी उसमें क्या है कि बायर सेलर या जो भी इंसिडेंट रेज कर रहा है, दे कैन ट्राई to get a resolution within a stipulated time frame from the party against whom the incident has been raised. In case of no resolution at user end, incident can be escalated to JAM admin after receipt of reply comments by the raised party against party, or after completion of stipulated time, that is 7 days, whichever is earlier, and auto SCN will be sent to escalation. JAM admin takes suitable action based on available facts and merit of this case. दिस इज़ द वर्क फ्लो पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट इंसिडेंट्स। बेसिकली वो ये बोलना चाह रहा है कि जो जैम पे इंसिडेंट रेज होते हैं तो उनका पर्पज़ ये है कि रिजोल्यूशन ऑब्टेन करना, कि जो भी जैम पे कोई भी इंसिडेंट रेज कर रहे तो अपन ये पर्पज़ कर रहे हैं ताकि सो देट रिजोल्यूशन आए और जिस पार्टी के अगेंस्ट भी इंसिडेंट हुआ है वो उस टाइम में एक्शन ले। तो अगर मान लो कि कोई रिजोल्यूशन नहीं आता है यूजर एंड पे, तो इंसिडेंट जो है can be escalated to JAM admin after receipt of reply or comments by the party or after completion of 7 days। मतलब विच एवर इज अर्लियर, मतलब या तो 7 दिन में, जो मान लो कि पार्टी जो आपने इंसिडेंट रेज किया बायर ने, तो सेलर या तो सेलर ने रिस्पॉन्स किया एंड आप उससे एग्री नहीं हो तो तुरंत आप एस्केलेट कर सकते हो सेम डे भी, अगर जैसे सेलर ने, या 7 डेज। अगर मान लो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करता 7 डेज के बाद सो को जो नोटिस जो है ऑटोमेटिकली इशू हो जाएगा जब आप उसको एस्केलेट कर दोगे, तो फिर जेम एडमिन जो है उसके बाद एक्शन लेगा। और जो है रिस्पॉन्ड है, ऑल द स्टेक होल्डर सेल कमेंट रिस्पॉन्ड ऑन द IM डैशबोर्ड, इंसिडेंट मैनेजमेंट डैशबोर्ड पे ही करेंगे, और थ्रू ईमेल्स और अदर मैकेनिज्म से को जो है नो रिजोल्यूशन रिस्पॉन्स रिलेटेड टू इंसिडेंट सेल बी प्रोवाइडेड। ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी रिजोल्यूशन हो रहा है, रिस्पॉन्सेज हो रहा है रिलेटिंग टू इंसिडेंट, वो सब कुछ होना चाहिए किससे, उसी डैशबोर्ड पे होना चाहिए, ताकि जो है जेम एडमिन एक्शन ले सके, ना कि कोई ईमेल से या अदर मैकेनिज्म से। और जो स्टेक होल्डर सेल नोट अटैच इंडिकेट द डिटेल्स विच रिवील देयर आइडेंटिटी सच एज नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ एनी पर्सन और टेलीफोन नंबर्स ETC ऑन द IM डैशबोर्ड पर। इस टाइप की डिटेल वो इंडिकेट नहीं करेंगे सो देट उनकी आइडेंटिटी रिवील हो, क्योंकि इंसिडेंट जो है उस पर रिवील नहीं होना चाहिए आइडेंटिटी। नो पेनल्टी सेल बी इम्पोज्ड फॉर द सेम रीजन अंडर द सेम कॉन्ट्रैक्ट और सेम इनवॉइस। जो अगर मान लो कि सेम इनवॉइस पे या सेम इंसिडेंट पे एक ही बार एक्शन होगा, बार बार नहीं होगा, पर अगर मान लो कि डिफरेंट कोच का एक्शन हो तब तो हो जाएगा, या फिर मान लो कि लोट वाइज डिलीवरी हो उस केस में हो जाएगा। सर्विसेज में क्या हो सकता है कि मान लो सेम विद डिफरेंट ड्यूरेशन में, अलग अलग ड्यूरेशन में सेम रीजन की वजह से आप इंसिडेंट रेज कर सकते हो। इन केस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑर्डर्स इशूड बाय बायर ऑर्गेनाइजेशन अंडर सिंगल मिनिस्ट्री, the same shall be implemented, enabled, actuated on JAM separately independent of action taken अंडर JAM इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। ये बोलना चाह रहा है कि जब भी बायर ऑर्गेनाइजेशन अपना डिपार्टमेंट करता है उस केस में भी जो है एक्शन होगा, वो जो है JAM पोर्टल पे जो हो रहा है उसके अलावा होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया, बाकी का हम लोग फिर आगे के जो वीडियो उसमें देखेंगे, ताकि आपको बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है इंसिडेंट मैनेजमेंट पॉलिसी का पार्ट 1 है ये हो गया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। कोई डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।